प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो कुछ स्वरों से बिलोंग करते हैं और कुछ आपके व्यंजनों से लिए गए हैं। तो उन चिन्हों के बारे में बात करेंगे। कई बार आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक आपकी हिंदी की बारीकियाँ हैं जो आपको सीखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो, एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, आपका चंद। एक इसी के जैसा आपका शब्द है चांद, लगभग सेम है। एक आपका शब्द लिखा जा रहा है डॉक्टर। इन तीन शब्दों के बारे में फिलहाल हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर, पहले हमारे पास यही तीन हो गए, इसके बाद आगे शब्दों पर हम बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं, आपका जो चंद है पहला शब्द, अगर आप इसकी बात करोगे, इसमें एक आपका ऊपर बिंदा लगा हुआ है। दरअसल इसको कहा जाता है अनुस्वार। आप नॉर्मल लैंग्वेज में अंका बिंदा कह लेते हो। और इस पर जो आपका बिंदु लगा हुआ है इसको पढ़ते हैं हम चंद्र बिंदु, या फिर आप इसको अनुनासिक भी कह लेते हैं, अनुनासिक। अब बात यह है इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा कहां पर लगता है, आपका प्रश्न ये भी पैदा होता है। सबसे बड़ा सवाल तो आपका यही है। अगर हम इसको सीख जाएं तो जरा ध्यान से समझेंगे। जो अनुस्वार है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ये अनुस्वार स्वरों का चिन्ह माना जाता है, जबकि इस चंद्र बिंदु को हम व्यंजनों का चिन्ह मानते हैं। व्यंजन का एक तो इसमें आपका प्रश्न एक यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसकी आवाज़ आपकी केवल और केवल नाक या नासिका से निकलती है। इसकी आवाज़ में नाक का प्रयोग तो होता ही होता है, प्लस मुंह का यूज भी आपका होता है। ठीक है, एक आप ये ध्यान रखेंगे उदाहरण के तौर पर। और दूसरी बात है आपका ये, आपका ए के साथ लगेगा अधिकांश केसेस में, है ना। एक दो केसेस आपके अपवाद को, अगर हम थोड़ा अपवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके एक दो शब्दों को छोड़ देते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं आपका अनुनासिक या चंद्रबिंदु की, ये इसके अलावा अन्य स्वर बचेंगे, अधिकांश आपका उनके साथ ही लगता है ना। अधिकांश की आपकी बात है भाई। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने चंद शब्द कहा है, तो इस चंद में चे में आपका ए सम्मिलित है, समाहित है, तो उसके साथ लग जाएगा। मान लीजिए आपने शब्द आपका कंपन कर दिया, कंपन में के ए के साथ है और पे के ए के साथ है। सेम टू सेम आपने शब्द लिखा है संबंध, से के ए के साथ है और बे के ए के साथ है, तो इस तरीके से आपका लगेगा। मान लीजिए आपने इस चंद शब्द का ही आपने शब्द किया है चांद, तो यहाँ पर ए की जगह आ गया तो आपका चंद्रबिंदु प्रयोग होगा। मान लीजिए आपने शब्द कहा है कंपन की जगह आपका कांपना, इस कांपना में आ के साथ आपका लगेगा आपका शब्द, ये आपका जो चंद्रबिंदु है, जो आपका अनुस्वार आपका कन्वर्ट हो गया चंद्रबिंदु में, क्योंकि आवाज़ भी आपकी और उसमें मुंह भी खुला था आपका। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। आपके सामने एक शब्द लिख दिया मैंने, रानी। ठीक, अगर मैं इस रानी का बहुवचन बनाता हूँ तो एक तो आपका साधारण बहुवचन बन जाता है रानियाँ, लेकिन कई बार इस रानी का बहुवचन एक और बनता है जिसको कहा जाएगा रानियों। अगर आप इस रानियों की चर्चा करो, इस रानियों को अगर मैं देखता हूं तो इसमें आपका चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ये देखने में तो आपको अनुस्वार लग रहा है रानियों, इसको ध्यान से समझेंगे। लेकिन दरअसल क्या है, अगर आप इस रानियों को देखोगे, जो आपका अनुस्वार ये है, ये आपका ए के साथ ना लग करके अन्य स्वर के साथ लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका रिएक्ट करता है या ये जो काम करता है, ये आपका अनुस्वार का ना करके चंद्रबिंदु का काम करता है। तो ये चंद्रबिंदु है। कई बार यहाँ से इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए उसने आपका यही शब्द दिया रानियों, एक शब्द मान लीजिए वो आपको दे सकता है चांद, यही वाला शब्द लिख देता हूँ। एक आपका शब्द देख सकता है आपका देवता, और एक आपको शब्द दे दिया है आपका इसमें, अच्छा चांद हो गया, देवता तो नहीं लिखेंगे हम, आपका संबंध मान लीजिए मैं लिख देता हूँ। और एक आपको सामने शब्द लिखा जाएगा, चलो देवता ही लिख लेते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ से मान लीजिए आपके चार ऑप्शन हो गए, 1, 2, 3 और 4। और मैं आपसे प्रश्न पूछूं सीधा सीधा, इनमें से कितने अक्षरों में चंद्रबिंदु का प्रयोग है, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो आप नॉर्मली आप ये सोचेंगे इसमें आपका केवल चांद में ही चंद्रबिंदु है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर चांद में तो है ही है, साथ में आपका चंद्रबिंदु रानियों में भी है। तो आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये आपका अन्य स्वर के साथ लग रहा है, तो आपका अधिकांश केसेस में चंद्रबिंदु का काम करता है। ठीक है, चंद्रबिंदु आपका अनुनासिक होता है, चंद्रबिंदु व्यंजन होता है, अनुस्वार आपका स्वर चिन्ह माना जाता है, आपका व्यंजन चिन्ह माना जाएगा। ये बात क्लियर होगी, आप इसको उतारेंगे। इसके अलावा मैं आपसे और आगे बात करूंगा। अगला शब्द आपका लिखा है डॉक्टर। अगर आप इस डॉक्टर को पढ़ोगे तो ये जो डॉक्टर है, इसमें आपका ये बिंदा लगाएगा, ये चिन्ह लगा हुआ है,
इसको कहा जाता है अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, आगे लिख देता हूँ आपका, है ना। ये व्यंजनों का चिन्ह है और आपका साथ ही साथ ये आपका बोला जाता है नाक से प्लस मुंह से, नाक प्लस मुंह, इसका उच्चारण दोनों से होता है। अधिकांश केसेस में आपका अन्य स्वर के साथ काम करता है, एक दो केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका केवल ए के साथ ही काम करेगा। अब ये जो आपका अ है, इसको कहा जाता है अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। ये प्रभाव हमारे ऊपर इंग्लिश का है ना। तो ये इंग्लिश का प्रभाव ही जिन शब्दों में दिखेगा, एक तो वो इंग्लिश के होते हैं और इसकी जो ध्वनि होती है, आप इसकी ध्वनि को ध्यान से समझेंगे। जब आपका आ है, इसकी ध्वनि आ से तो ज़्यादा होती है और ओ के बीच में होती है। उदाहरण के तौर पर आपने शब्द कहा, ये ना तो लिखा है जॉब ना लिखा है जॉब, इसको कहा जाएगा जॉब। ठीक, आपने ऐसे आपका शब्द लिखा DOCTOR, ये आपका डॉक्टर या डॉक्टर नहीं होकर के आपका शब्द है डॉक्टर। और इंग्लिश में क्या है आपका ओ, अधिकांश मामले में ओ की साउंड देता है, आ की साउंड या ओ की साउंड नहीं देता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मान लीजिए आपने शब्द का कॉफ़ी, काफ़ी शब्द नहीं होता, कॉफ़ी शब्द होता है। आपने ऐसे कहा आपका कॉलेज, कॉलेज नहीं होता, कॉलेज शब्द होता है। हॉस्पिटल, तो इन सभी शब्दों को ध्यान रखें, सारे के सारे शब्द, ये आपका चिन्ह जिन भी शब्दों में आ जाएगा वो सारे के सारे शब्द आपके कौन सी भाषा के हो जाते हैं? संस्कृत भाषा के हो जाते हैं। तो 3 चिन्ह हमने पढ़े हैं फिलहाल। आपका ये अनुस्वार है जो कि आपका स्वरों का चिन्ह है, नाक से इसकी साउंड निकलती है और आपका जो है अधिकांश ए के साथ यूज होता है। चंद्रबिंदु, ये आपका अनुनासिक है, इसको चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। ये व्यंजनों का चिन्ह है, व्यंजन चिन्ह है, साउंड मुंह और नाक दोनों से निकलेगी, अधिकांश ए के अलावा अन्य स्वरों के साथ प्रयोग होता है। तीसरा हमने पढ़ा है अर्धचंद्रबिंदु, जो कि आपका अ की साउंड देता है, इंग्लिश में ओ भी अ की साउंड देता है और इसकी साउंड आ से ज़्यादा ओ से कम होती है। ये आपका जो संस्कृत नहीं इंग्लिश, जिन भी शब्दों में आपका लगता है वो आपके अंग्रेजी भाषा के हो जाते हैं। जैसे आपका डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कॉफ़ी है ना। तो गॉड शब्द आपका गोड ना करो, गॉड, गॉड, गॉड ना होकर क्या गोड ना होकर गॉड शब्द होता है, ओ माय गॉड, है ना। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे आपका किस प्रकार से बोले जाते हैं। चलो खैर, ये आपके हो गए। इसके अलावा कुछ और चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 चिन्ह तो हमने पढ़े हैं, इसके अलावा और तुम्हें अच्छे अच्छे चिन्ह के बारे में जरा समझा दिया जाएगा। मान लीजिए एक शब्द आपने ऐसे लिखा देखा है राज, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक शब्द हमने आपका लिखा है पढ़ना मेरे भाई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और एक शब्द आपका लिखा उड़ना, ये दोनों एक ही तरीके से हैं नीचे वाले, लेकिन समझते हैं जरा। मैं अगर बात करूँ राज की, देखो अगर ये आपका शब्द साधारण लिखा होता तो इसका आपका मतलब होता राज। राज का आपका मतलब होता है राज करना, रूल करना। लेकिन अगर आप इसको राज कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका बन जाएगा सीक्रेट या रहस्य। पहली बात, इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं हिंदी में तलबिंदु, क्योंकि तली पर आपका लगता है। और ये इसको उर्दू में आपका कहा जाता है नुक्ता। अब ये नुक्ता क्या है? ये दरअसल एक हमारे व्यक्ति थे जो है हिंदी के, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने इसको दिया था। हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, नुक्ते का इस्तेमाल किया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब ये जो और बनारस के आपके राजा थे, अगर जिन्होंने हिंदी को डीप में पढ़ा होगा तो उन्होंने नाम सुना होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, बहुत फेमस आपके रहे। तो नुक्ता ये होता है, ये अरबी और फारसी के शब्दों को हिंदी में लाने का प्रयोग किया गया है और ये 5 अक्षरों पर लगता है केवल और केवल, या व्यंजनों पर, जिसमें आपका होता कै, एक आपका होता खे, गे, जे और फे। तो ये कई बार क्या आपका अर्थ बदल देता है। उदाहरण के तौर पर आपने शब्द लिख दिया जाम और जाम, इन दोनों शब्दों में बहुत खासा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे कि आपका किस में आपका क्या क्या पोर्शन होते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने शब्द का कसम, कसम ना होकर आपका शब्द होता है कसम, ठीक। आपने शब्द का जिंदगी, जिंदगी ना होकर आपका शब्द होता है जिंदगी, ठीक है। गम और गम दोनों में डिफरेंस है। गम का आपका मतलब आपका हो गया आपका ग्लू, है ना, चिपकाने के आपके काम आती है, जबकि गम का आपका मतलब होता है दुख, दर्द से लिया जाएगा। तो बहुत सारे शब्दों में आपका ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसके बारे में बहुत सही तरीके से बातों को समझेंगे। तो ये जिन भी शब्दों में आ जाता है वो सारे शब्द उर्दू, अरबी, फारसी के हो जाते हैं और इन 5 को ही हिंदी में नाम दिया गया है आगत व्यंजन का, जो कि दूसरी लैंग्वेज से हमारे यहाँ आए हैं। इनकी संख्या 5 है, कै,
खे, जे, फे और आपका गे, ठीक है। और इसका प्रयोग किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। आप इसके बारे में बात समझेंगे। पढ़ना और उड़ना दरअसल क्या है, अगर इसका प्रयोग हमने पहले भी किया है, आज भी समझ लेते हैं। आप मान लीजिए एक शब्द लिख देते हैं आपका डमरू, और एक आपका शब्द लिखते हैं सड़क। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एक तो इसमें डे है, इसके नीचे बिंदा नहीं है, और इस डे के नीचे मैंने आपका बिंदा लिया है, पॉइंट लिया है। जब आप इसको बोलोगे डमरू तो आपने केवल बोला है डे, आपने कहा सड़क तो आपने सड़क ना करके अड़क कहा, तो आपकी जीभ थोड़ा घूम गई है, और वो घूमी है इस बिंदे के कारण, है ना। अभी देखो, इसको रिमांड पर लेंगे। आपने एक शब्द लिखा है ढक्कन, तो इसमें आपका केवल ढे है, और एक आपने शब्द लिख दिया, मान लो जो है पढ़ना ही लिख लेते हैं। आपने शब्द का पढ़ना, तो इसमें था ढे, इसमें आपका अड़ है। यहाँ पर आपकी जीभ और ज़्यादा घूम रही है, इस बिंदु के कारण घूमती है, और ये आपका शब्दों के नीचे लगता है, केवल डे और ढे के नीचे ही लगता है। और मेरे भाई, इसको कहा जाता है हिंदी में ताड़नजात बिंदु। तो ध्यान रखेंगे, इस बिंदु का आपका नाम है ताड़नजात बिंदु। इसका काम क्या? हमारी जीभ को घुमाना। ये दोनों में आपका इसी में लगा हुआ है, जीभ को घुमा देता है। और ये जो दो आपके व्यंजन हैं, अड़े और अढ़े, इन दोनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये हमेशा द्विगुण व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। एक आप इसमें समझेंगे, ठीक। ये हमने 5 चिन्ह आपके सीख लिए, 3 पहले थे हमारे पास, 2 अब आगे। इसके बाद मैं कुछ और शब्द लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, बड़े काम के। आप इसको उतारें जरा, चलो देखते हैं। इसके अलावा आपके सामने शब्द लिखा जाएगा हर्फ। एक शब्द लिख देते हैं, या मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा है अर्थ। आपके सामने एक शब्द लिखा गया मेरे दोस्त, अर्थ। इसके अलावा आपके सामने शब्द लिख देते हैं मेरे भाई वयम, प्यारा शब्द है। आपने एक शब्द आपका लिखा दुख, और एक शब्द लिख दिया जाएगा आपके सामने रेखा। देखो, 4 शब्द फिर तैयार किए गए। ये इनकी में भी आपके कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये स्पेशल चिन्हों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं। अब अगर आप इसके अर्थ की बात करोगे, है ना, ये जो अर्थ शब्द है, इसके ऊपर आपका रे लगा हुआ है, ये सबको आपका पता है, ये आपका आधा रे है। ये जो आधा रे है, इस आधे रे को कहा जाता है रेफ। तो ध्यान रखेंगे, आपका रेफ होता है जो कि आधे रे को इंडिकेट करता है। वयम, इस वयम के नीचे आपका एक ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं मेरे भाई हलंत। अब हलंत का मतलब होता है हल प्लस अंत, जो कि हल के अंत में आए, और हल कहा जाता है व्यंजनों को, मतलब व्यंजनों के अंत में प्रयोग होने वाले चिन्ह ही आपके कहलाते हैं हलंत। अब ये व्यंजनों के अंत में प्रयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस व्यंजन में कोई स्वर नहीं बचेगा, तो ये व्यंजन में से स्वर हटा देता है, व्यंजन में से स्वर हटाता है, व्यंजन में से स्वर हटाता है, ठीक है। जैसे आपने शब्द लिखा, ये आपका क हो गया, और अगर आपने इस पर हलंत लगा दिया, आपका क हो गया, तो यहाँ पर ए की साउंड आएगी। चूंकि इसमें हलंत नहीं लग रहा है तो ए आपका होगा, इसमें हलंत लग रहा है तो आपका ए नहीं होगा, तो आपका क हो जाएगा। ये आपका हलंत कहलाता है। ये कभी भी स्वर के साथ नहीं लग पाता। नेक्स्ट आपका लिखा दुख। इस दुख में आपका यहाँ जो 2 पॉइंट हैं, इनको कहा जाता है विसर्ग। ये विसर्ग आधे है की साउंड करते हैं, आधे ए की ध्वनि देते हैं, ह की ध्वनि देते हैं, और ये जिन भी शब्दों में लग जाते हैं वो शब्द आपके संस्कृत भाषा के हो जाते हैं। यही कहानी इनके साथ है। ये आपका हलंत जिनमें लग जाता है वो सारे के सारे शब्द आपके संस्कृत भाषा के हो जाते हैं, या हमारे हिसाब से तत्सम हो जाते हैं। ये भी आपके संस्कृत भाषा के हो जाते हैं, तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और समझे रेखा। इस रेखा के ऊपर जो एक आपकी लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम शिरोरेखा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसको कहा जाता है शिरोरेखा। हेडलाइन जो कि किसी की भी शब्द के सिर पर या उसके ऊपर लगती है, इसको शिरोरेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे चिन्ह थे जो आपके 7-8 आपने नहीं पढ़े होंगे, या सॉरी आपने पढ़े भी होंगे, तो आपने इन चीज़ों का सही तरीके से प्रयोग करना दोबारा से सीखा है। आप इन चीज़ों को नोट करते रहें, और अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में फिलहाल चर्चा करेंगे अगली वीडियोज़ में। इसके बाद हम वर्णमाला में कुछ और ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां से आपके प्रश्न नॉर्मली आते भी हैं, और साथ में आपका वो समझने भी हमें ज़रूरी है। जैसे
कि कहाँ यूज़ होता है, की कहाँ यूज़ होता है, और कहाँ पर यूज़ होगा, और कहाँ पर यूज़ होगा। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हम वर्तनी शुद्धि में कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत गलत शब्द हैं, उनको सही कैसे लिखा जाता है। तो इन चीज़ों को भी समझेंगे हम अगली वीडियो में। खैर, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और लगातार आप पढ़ते रहें। शुक्रिया।